जानना चाहूँगा सर, जैसे कि ये पदभार आपको जो दिया गया है, या तो युवाओं को देखते हुए या भारत के भविष्य को देखते हुए ही दिया गया होगा, जो कि अब पशुपति पारस जी के सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहें? देखिए, वर्तमान में जो राष्ट्र का जो समय चल रहा है, वो कैसा समय चल रहा है? विश्व की सबसे बड़ी आबादी भारत की जी, जी। और विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में। बिल्कुल। तो युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? आज हम युवा हैं, कल हम वरिष्ठ नागरिक भी होंगे। जी। तो हम अपने आने वाली जनरेशन को अगर आज नहीं सँभालेंगे तो कब सँभालेंगे? देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो योजनाएँ हैं, उनकी जो नैतिकता है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, वो घुमा-फिरा के हर बार सिर्फ़ युवाओं पे आके केंद्रित हो जाती है। तो जब युवाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हर पार्टी काम कर रही है, और उसमें माननीय पशुपति पारस जी ने जिस चीज़ के लिए मेरी ज़िम्मेदारी लगाई, वो सिर्फ राष्ट्र के युवाओं को एकत्रित करने के लिए लगाई। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें हमें भारत के कोने-कोने से राष्ट्र के युवाओं को एकत्रित करना है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से। बिल्कुल। और उसी के लिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। तो मैं अपने काम पे शुरू हो गया हूँ, राष्ट्र के लोगों को जोड़ना शुरू किया। जिस दिन उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराई, उसके बाद 5-6 राज्यों में मैंने अब तक काम भी किया है। और जो विचारधारा हमारे राष्ट्र की, उसमें हम मिलकर सब काम करेंगे। जैसा पार्टी आदेश करेगी और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश करेंगे, चलेंगे। जैसे कि सर मैं जानना चाहूँगा पशुपति पारसनाथ जी का जो भी चुनाव का मुद्दा चल रहा है, उस चुनाव के मुद्दे में बिहार में जो सीटों का बँटवारा हो रहा है, उसके लिए आपको सिर्फ कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो राष्ट्रीय राजनीति की बात है, माननीय पशुपति पारस जी के प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी और आरजेपी के अलायंस की बात है। जी। उसमें मैं ना पढ़ूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जी। जैसे सर चिराग पासवान जी के जो चाचा जी हैं पशुपति पारसनाथ जी, उनके बीच एक जगह को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनाएँ दी रही है कि हाजीपुर एक सीट है। वो हाजीपुर सीट के लिए आपका क्या कहना है? तो हाजीपुर पशुपति पारस जी लड़ेंगे, हम रहेंगे उस चुनाव में, हम स्वयं वहाँ रहेंगे चुनाव लड़ाने में, उनका पूरा तन मन धन से पार्टी पूरी उनके साथ चलेगी। और उस सीट पे पशुपति पारस जी का लड़ना बिहार की राजनीति का भी बदलाव होगा, राष्ट्र की राजनीति का बदलाव भी होगा। और ये तो देखिए हमारे देश की सभ्यता है, कायदे में तो चिराग पासवान जी को स्वयं उनके साथ आ जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर बात है कि वो थोड़े दिन बाद अखिलेश यादव की तरह बाद में उनको चीजें समझ में आए और शिवपाल चाचा को दोबारा जाकर बना लिए। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, बाकी समय पे छोड़ देते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी का एक वक्तव्य हम लोगों ने सुना था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सुना था। चिराग पासवान जी भी गठबंधन 31 दलों के गठबंधन में उनका भी योगदान है और पशुपति पारसनाथ जी का भी योगदान है। तो कहना चाहेंगे कि जो पशुपति पारसनाथ जी हैं, वो अपने भतीजे के लिए क्या कुछ नहीं सोच पा रहे हैं सर? क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? मान लीजिए पूरा जीवन उन्होंने रामविलास पासवान जी के साथ दिया। जब पार्टी माननीय रामविलास जी की जब मृत्यु हुई, उसके बाद कायदे में तो सैद्धांतिक रूप से पार्टी का अध्यक्ष इन्हीं को बनना चाहिए था और उन्हें बनाना चाहिए था आगे बढ़ करके। अगर आज वो आगे बढ़ के वो कदम उठा के कहते कि हाँ भाई साहब या चाचा जी, जो भी पिताजी बोलते हैं हमें कि आप पार्टी की कमान संभालिए, हम सारे युवा मिलकर, हमारी पूरी पार्टी मिलकर आपके दिशा निर्देशन में काम करेगी, तो जो व्यवस्था है वो कभी होती ही नहीं। इतने अच्छे से पार्टी चल रही होती तो कहाँ लिखा है उसी विचारधारा को तो बदलना है। जी। तो जैसे कि सर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 31 दलों का गठबंधन बनाया गया और सभी दलों को बुलाया गया, जैसे जिस समय महाराष्ट्र में अभी दल चल रही थी मीटिंग महागठबंधन इंडिया की, उस समय ही नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो उस समय जो चाचा भतीजे की बात थी, उसमें भी क्या सीट जो हाजीपुर सीट है उसके लिए कोई बातचीत हुई थी? इसकी जानकारी है सर? नहीं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। वो चाचा भतीजे की और दोनों पार्टियों के बीच की सहभागिता है। सर लेकिन आए तो आप नेशनल सेक्रेटरी बनाए गए, तो इसमें तो आपको जानना जरूरी होगा ना सर? मैं फिर भी कहूँगा कि उनके परिवार की बात है और राष्ट्रीय दो पार्टियों के बीच के समावेश की बात है, और मेरे शब्द उस चीज़ को कहें वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, वो कैसे उस चीज़ का समावेश करेंगे आपस में, और जल्द हो जाएगा दोनों का समावेश, बाकी भविष्य में छोड़ देते हैं। सर जैसे अब चुनाव का जो माहौल है वो बहुत करीब आ रहा है 2024, जैसे कि और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि दिसंबर में भी चुनाव होने की संभावना है, हो सकता है अप्रैल तक भी जाए। लेकिन इस बीच इतनी कड़ी संभावना देखते हुए जो इंडिया महागठबंधन बनी है, उनका क्या अभी सर योगदान बता सकते हैं सर इंडिया गठबंधन में और हमारे एनडीए में, दोनों में क्या संभावना जताई जा रही है? दोनों में मेरे हिसाब से 0 और 100 की समानता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक गठबंधन में 24 पार्टियां हैं, 24 प्रधानमंत्री, एक गठबंधन में सिर्फ एक प्रधानमंत्री है। यानी इस देश का नेतृत्व और पूरे समाज का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और जैसे कि सर अभी G20 सम्मेलन आई थी हमारे पास, तो G20 सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के लोगों को एक न्योता के रूप में चिट्ठी भी डाली हुई थी कि हाँ सभी दलों के लोगों को बुलाया गया था। उसमें सर कुछ दलों का नहीं आना क्या
नहीं सर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से किसी दल को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दल का कार्यक्रम नहीं था। जी चोटी राष्ट्र की कहानी है, राष्ट्र की बात है। तो जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री है सबको आमंत्रण गया, जितने भी देश के राज्यपाल हैं सभी को आमंत्रण गया। अब वो किसी भी पार्टी से वास्ता रखते उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए राजस्थान में अशोक गहलोत जी कांग्रेस से आते हैं, उससे क्या मतलब है। लेकिन जब बात राष्ट्र की हो रही है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। तो हमारे देश की कहानी है ना, विश्व के लेवल पे तो छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री है। जैसे इस मुख्यमंत्री जिन लोगों को आना था, सभी क्षेत्र के मुख्यमंत्री जो भी राज्य वाइज थे, तो राज्य में फिर भी कुछ मुख्यमंत्री भी नहीं आए सर। तो इसीलिए नहीं आए ना, उनको प्रधानमंत्री बनना है। भाई ममता बनर्जी आए जी, सभी लोग आए ना। आप सोचिए ममता बहन तक भी आई, ममता बनर्जी तक भी, तो फिर इन लोगों को क्या प्रॉब्लम थी। इन्हीं को जहाज क्यों नहीं मिले, इन्हीं को हेलीपैड क्यों नहीं मिला, बाकी सबको सब कुछ मिला। 2-3 लोग जो मेनली कांग्रेस से बिलोंग रखते हैं, इन्हीं को तो नहीं मिला, और यही लोग नहीं पहुंचे। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जिस पार्टी का 21 लोगों का इंडिया गठबंधन बना है, वहाँ 21 लोग प्रधानमंत्री हैं। मेरे हिसाब से तो पहले प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी है, दूसरे अरविंद केजरीवाल है, बाकी तीसरे पे तो सारी दुनिया है। तो पहले अपना गठबंधन डिसाइड करे कि हमें बनाना प्रधानमंत्री किसको है। यहाँ तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ तो वन नेशन वन पार्टी की बात हो रही है, वन नेशन वन पर्सन की बात हो रही है। तो देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। अब जब एक प्रधानमंत्री की बात होगी तो राष्ट्र को दिशा दशा दोनों दिखाई देती है ना, हम एक व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं। एक परिवार की जो विचारधारा देश में है, एक परिवारवाद की जो विचारधारा देश में है, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है जिसमें आप जमीन से उठ के आगे तक जा सकते हैं, या आरएलजेपी जैसी पार्टियां हैं जिनमें आप जमीन से उठ के आगे आ सकते हैं। बाकी आप सभी पार्टियों में देखिए, चाचा है तो भतीजा है, भतीजा है तो उसका भतीजा, चलता ही है। यानी सभी परिवारवाद में सारी पार्टियां अधिकतर टिकी हुई हैं। नियम है ना उनका, उनको बाहर के लोगों में। आज राहुल गांधी देश के युवा हैं, अभी 2 साल के बाद वो वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे, तो युवा की डेफिनेशन कैसे करेंगे आप, किस तरीके से बताएंगे देश के युवाओं को। अगर इसका मतलब तो हम बच्चे हैं। अगर राहुल गांधी जी की उम्र से मुझे कंपेयर कर लिया जाए, मेरी 37 ईयर की उम्र है, तो मैं बच्चा हूँ उनके सामने। तो वरिष्ठ नागरिक लेवल पे जाने वाला व्यक्ति जब युवा है इस देश में, तो कैसी विचारधारा चाहते हैं हम लोग। सर जैसे कि अभी आपने बताया सर, प्रधानमंत्री की दौर में जैसे आम आदमी पार्टी से श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, कांग्रेस से आपको राहुल गांधी जी हैं, और भी दल है जहां से लोग हर क्षेत्र से अपना प्रधानमंत्री का दावा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री दावा करने के साथ जो इन्होंने इंडिया जो नाम रखा है, उस इंडिया नाम के लिए सर आपकी क्या आगे की? ठीक है, अपनी सबकी विचारधारा है। इंडिया का मतलब एकत्र होना, कह लो प्रॉपर तरीके से एकत्र हो जाए। अगर उनकी एकता चुनाव तक रही तो इंडिया गठबंधन का मतलब लोगों को समझ में आएगा। अभी से बिखर ही रहे हैं, अभी तो समय बहुत दूर है। देखिए थोड़े दिन में इंडिया भी बदल जाएगा, सारा गठबंधन भी बिखर जाएगा। क्योंकि जब सब लोग एक ही पद के पीछे रहेंगे तो कहाँ तक सुलह होगी सब लोगों में, कहाँ तक लोगों का चिंतन होगा। सर वो तो अभी से देखने को मिल रहा है सर, जैसे केजरीवाल जी अपनी पारदर्शिता चारों तरफ दिखा रहे हैं, हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र में अपने लिए बोल रही है, लेकिन कोई इंडिया गठबंधन के लिए नहीं बोल रहा है सर। इंडिया गठबंधन 5 स्टार होटल में कमरे के अंदर उस देश के उन लोगों को जो एक विशेष समाजों से आते हैं, जिन लोगों को बरगलाया जाता है, जिन लोगों को बहकाया जाता है देश में, जिन लोगों को बताया जाता है ये पार्टी तुम्हारी है, हम तुम्हारे हैं, बाकी इस देश में तुम्हारा कोई नहीं है। गठबंधन का मुख्य आधार यही तो है। इसीलिए तो स्टालिन के बेटे ने सनातन को लेकर इतना बड़ा बयान दिया, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कितनी है, वो किसको प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसको समझाने की कोशिश करते हैं कि सनातन क्या है। भाई वो उनका एक्चुअली टारगेट क्या है। उन्होंने जो स्टालिन के बेटे ने जो बात कही, उसका मुख्यतः टारगेट क्या है सनातन, सिर्फ इसलिए कि हमको बाकी सब लोगों को एकत्र करना है, क्योंकि वहाँ सनातन की संख्या कम है। वही गठबंधन की मुख्य विचारधारा है कि अपने अपने स्टेटों में वही काम कर रहे हैं हम लोगों को, जैसा हमारा माहौल रहेगा। सर एक प्रश्न आपसे और मैं जानना चाहूँगा सर, आज से 2 दिन पहले जो संजय सिंह को लेकर, जो कि आम आदमी पार्टी के एक अच्छे नेता माने जाते हैं, और वहाँ दिल्ली में मंत्रालय में भी उनकी पोस्ट अच्छी है, तो जो संजय सिंह पार्टी को लेकर जो डिम्पल यादव ने जो अपना बयान दिया है, उस बयान को लेकर आपका क्या? मेरे उस बयान की कोई जानकारी नहीं। सर जैसे कि उन्होंने बताया कि सर बीजेपी जो है ये गलत कर रही है, आगे आने पर पता चलेगा कि बीजेपी क्या है और आम आदमी पार्टी क्या है और गठबंधन क्या है, इसलिए मैं जानना चाहता था सर। भाजपा क्या कर रही है इसमें, बीजेपी क्या कर रही है इसमें, कुछ नहीं कर रही है। सबका टारगेट तो सर बीजेपी नहीं है। वो ठीक है, वो राजनीति का एक पृष्ठभूमि है। राजनीति में आदमी अपनी कर्म शैली पर आरोप नहीं लगाता है। राजनीति में ईडी क्या है, ईडी बीजेपी का हेडक्वार्टर तो नहीं है। कल इनकी सरकार थी 70 साल, तो ईडी क्या करती थी। आज बीजेपी की सरकार है तो ईडी अपना काम कर रही है ना। कल आम आदमी आए, कोई भी आए, सरकार संत दोनों शासन प्रशासन अपना काम करते हैं।
अब जो लोग शासन में होते हैं वो शासन के तरीके से राज करते हैं, जो प्रशासन में होते हैं प्रशासन के तरीके से काम करते हैं। अब प्रशासन में आप गलत कर रहे हैं, आप शराब घोटाले में अरेस्ट हो रहे हैं, आप ईडी को आपके यहाँ जांच कर रही है, उसको जो मिल रहा है तो उसके आधार पर आपको अरेस्ट कर रही है। सुबह 7 बजे तकरीबन संजय सिंह जी के यहाँ ईडी की टीम पहुंचती है और शाम तक वहाँ काम करती है, पूरी छानबीन करती है। तो उनको जब छानबीन में तथ्य मिलते हैं तभी तो शाम को अरेस्ट करती है। अगर ईडी बीजेपी के कहने से चल रही होती तो सुबह अरेस्ट कर लिए होते। अभी रिमांड पे कोर्ट ने भेजा है तो क्या बीजेपी ने भेजा है? क्या जज भी कोर्ट में बीजेपी के बैठे हैं? ये जो विचारधारा है, जो माहौल है इंडिया गठबंधन का, ये कुछ अच्छा होगा तो उसका क्रेडिट मोदी जी को देना नहीं, सरकार को नहीं देना। हमारे साथ कुछ गलत होगा तो बीजेपी ही कराती है, ऐसे कैसे चलेगा? तो सर एक प्रश्न और उठता है आपका सर, प्रश्न ये है कि जैसे आम आदमी पार्टी को लेकर भी लोग बहुत सारे संकट में पड़े हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पार्टी पे ही क्लेम किया गया है। जो घोटाला हुआ है शराब घोटाला, उसमें संजय सिंह के साथ साथ मनीष सिसोदिया और पूरी पार्टी पर क्लेम किया गया है कि घोटाला पूरे पार्टी के द्वारा किया गया है। उसके लिए वो तो इतना बड़ा घोटाला बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के, बिना मुख्यमंत्री की प्लानिंग के, बिना पार्टी के बड़े बड़े लोगों की प्लानिंग के संभव है? आप बताइए ना कैसे संभव है? तो जब जब जो घोटाला हुआ उसमें सब लोग शामिल हैं तो बात तो सब पे आएगी ना। क्यों नहीं आएगी बात? तो क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर मैं उस घोटाले में शामिल हूँ तो मुझ पर भी बात आनी चाहिए। हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी भावना के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन हमें घोटाले की जरूरत क्या है? माननीय अन्ना हजारे जी के आंदोलन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का माहौल बना के शिवसेना को, बीजेपी को, कांग्रेस को और एनसीपी को, जितनी भी देश की पार्टियां हैं, सबको चोर बता के केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार में बैठे और सारे चोरों के घर पहुंच जाते हैं। खुद ही सारे चोरों को इकट्ठा कर लेते हैं, सारे चोरों को बैठ के कहते हैं अच्छा हम सब मिलकर देश पर राज करेंगे। तो कौन सी विचारधारा है? किस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं हम लोग? क्या बताने की कोशिश की गई? जब अन्ना हजारे मूवमेंट इस देश में कांग्रेस सरकार में हो रहा था, इसलिए हो रहा था ना, कितने लोकपाल बना दिए दोनों राज्यों में अरविंद केजरीवाल जी ने। कौन सा? अरे आप कहते हो इंडिया अगेंस्ट करप्शन हम चलेंगे, उसके आधार पर आम आदमी पार्टी बनती है और आप भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। आप घर में 40 करोड़ लगाते हैं, आप कहते हैं मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपके पास है, सबसे हाईएस्ट घर आपके पास, सब कुछ आपके पास है। आम जनता के पास क्या है? और जो लोग कर रहे हैं आपस में मिलके, तो जो जैसा कर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। कोर्ट अपना काम करेगी, ईडी अपना काम करेगी, शासन प्रशासन अपना काम करेगा। इसमें बीजेपी क्या कर रही है? तो जैसे कि सर कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट था माननीय अखिलेश यादव जी का, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कहना था ये जो चोरी है या कालाबाजारी है या इसे जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है, ये घोटाला आज चुनाव आने के पहले क्यों हाईलाइटेड हुई है? ये तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अचानक 2024 के चुनाव के पहले ही क्यों हुआ? कोर्ट की प्रक्रिया कैसे होती है? कानून की प्रक्रिया कैसे होती है? आप किसी के खिलाफ जाके थाने में मुकदमा लिखवाएंगे 420 120 में, तो क्या पुलिस जाती है एफआईआर कर देती है? या पुलिस जाती है उसको रात को उठा के ले आती है? हम किसी थाने में जाके कंप्लेंट करते हैं कि हमारे साथ ये काम हुआ, एक व्यक्ति ने हमारे साथ साजिशन रूप से धोखा किया, तो पुलिस उसकी जांच करती है, कंप्लेंट लेती है, जांच करती है, उसमें कार्रवाई करती है, नोटिस दिए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, उनकी स्टेटमेंट दर्ज कराई जाती है, पार्टी और विक्टिम दोनों को सामने बिठाया जाता है, उनके जवाब सवाल होते हैं, एक दायरा निकलता है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति ने गलत किया है, तब मुकदमे का आधार बनता है, तब कार्रवाई की बात होती है। तो ये तो हमारे देश की आईपीसी की धाराओं का खेल है। इसमें बीजेपी और समाजवादी की बात कहाँ से आ गई? यानी इसे हम मानेंगे सर ये आरोप प्रत्यारोप जो हैं, जो लगेंगे चुनावी दंगल में चलेंगे। इसके लिए सर एक चीज और है, मैं आम पब्लिक के बीच में गया और वहां मैंने देखा जो यूपी प्रशासन, क्योंकि आप राष्ट्रीय शिक्षक ना कि लोगों की बातों को सुनते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को लेकर? इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में जो आईपीसी के सेक्शन के बदलाव की बात कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। एक थाने में बैठा एक आईओ जो पर्यवेक्षक होता है उस केस के अंदर, उसके सामने इतनी लंबी लिस्ट है आईपीसी की धाराओं की, उसको ये नहीं पता कौन सा केस किस में काउंट होगा। जाती तो एफआईआर वो लेगा नहीं आपकी, तो वो पहले पूरा स्टडी करता है, कंप्लेंट लेने के बाद उसको समझता है कि ये मामला किस दिशा में जाना चाहिए या हमें ये मामला किस तरीके से आगे पहुंचाना, इसमें कैसे कार्रवाई होगी, उसी को तो समावेश करने की कोशिश कर रही है सरकार। कि आईपीसी के जो अंग्रेजों के जमाने के जो नियम चले आ रहे हैं उनको आज खत्म करके भारत के हिसाब से उनको कन्वर्ट करना चाहिए, और ये तो कल उसमें भी खिलाफत में खड़े हो जाएंगे। सर एक आईपीसी की धारा 151 है, जिसमें सर कोई अगर केस करता है उस समय सर उस आईपीसी की धारा 151 में जैसे दो पार्टियां होती हैं केस में, दोनों पार्टियों को समझौता कराना ही आईओ का हो या थाना अधिकारी का हो, ये उनका काम होता है। लेकिन उसके पक्ष में वो लोग सीधा थाने में बंद करके जेल कर देते हैं और सीधा जिला मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं,
बिना किसी पार्टी को आपस में मिलाए हुए, इसके लिए सर। तो वो तो अगर आपके साथ या किसी के साथ भी कोई इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी जानकारी इसको शासन को देनी चाहिए ना। माननीय योगी जी का तो बुलडोजर हर वक्त तैयार खड़ा है, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, पुलिस को कोई लाइसेंस थोड़ी है मेरे साथ गलत काम करने का, कोई लाइसेंस नहीं है। अब अगर मान लीजिए ऐसा किसी के साथ किसी केस में हुआ है तो उसे माननीय मुख्यमंत्री तक भेजना चाहिए, उनको जानकारी देनी चाहिए, उनको संज्ञान में लाना चाहिए। संज्ञान में लाएंगे तो कार्रवाई होगी। क्या पुलिस पे कार्रवाई नहीं होती? पुलिस लाइन हाजिर नहीं होती? पुलिस सस्पेंड नहीं होती? पुलिस वाले जेल नहीं जाते? क्या नहीं होता है सरकार में? सब होता है। अब ऐसे छोटी छोटी चीजों को हम ढूंढेंगे तो रास्ता तो भटक जाएंगे ना। बिल्कुल। तो अभी तो शासन का काम है और उसके लिए तैयार है, 24 घंटे बुलडोजर तैयार है। अगर आपके साथ शासन प्रशासन की तरफ से कोई अन्याय हुआ है तो आपको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार राष्ट्र की सबसे अच्छी सरकारों की तरीके से काम कर रही है। माननीय योगी जी का मॉडल पूरा देश आज अपनाने को तैयार है और तुरंत प्रभाव से सब कुछ हो रहा है। और कैसी व्यवस्था चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये व्यवस्था चाहते हैं सर, जो भी हमारे थाना आते हैं या जो भी एसएचओ ऑफिस आते हैं, वहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया हो या ऐसा कुछ हो जहाँ पे नजर उनकी हर समय बनी रहे उनके स्टाफों की। तो जन सुविधा केंद्र है ना, उसके लिए जन शिकायत केंद्र भी, जन शिकायत का माहौल भी है, तो आप उसका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। सब कुछ है, हमें जानकारी नहीं है, हमने अपनी आंखों को कट्टी बांधी कि हमको सरकारी तंत्र को कैसे संभालना है और हम आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो उसके ऊपर एक सीओ है, सीओ के ऊपर एक एसपी है, एसएसपी के ऊपर एक एसएसपी है, उसके ऊपर डीआईजी है, आईजी है, डीजीपी है, पूरा तंत्र है। कोई ना कोई तो सुन रहा होगा, जानकारी तो हमको देनी पड़ेगी जाकर के। जब हम जानकारी देंगे तो सरकार सुनेगी और कार्रवाई सबके ऊपर होती है। सर, आपकी सारी बातों को सुनकर हमारा न्यूज चैनल भी आज पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि आपने जो सारी का शैली बताई वो हर एक पॉइंट टू पॉइंट हमें आगे बढ़ना होगा। और एक बात और सर, जो युवा जो आपसे सर बेहद खुश होते हैं सुनकर कि हाँ आप उनके कारण इस जो नेशनल सेक्रेटरी का पदभार आपको मिला है, विशेषकर आपके सर 2006 में जब आपने एंट्री करी थी सर, इस युवाओं के लिए, समाज के लिए काज करने के लिए, 2006 से और अभी तक का सफर सर। देखिए, बहुत सैद्धांतिक और बड़ी अच्छे सवाल की बड़ी अच्छी विचारधारा में बताते हैं जी। हम लोग एक संस्थागत तरीके से काम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार के पास एक प्रपोजल भेजा है जिसका हमने नाम रखा है भारत यूथ कमीशन। हमारे देश में युवाओं को एकत्रित करने का कोई कमीशन नहीं है। इस देश में महिलाओं के लिए महिला आयोग है, पुरुषों के लिए क्या है? पुरुषों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसी के लिए ओबीसी कमीशन है, एससी के लिए एससी कमीशन है, एसटी के लिए एसटी कमीशन है। पुरुष कहाँ जाएगा? तो उसके लिए सारी चीजें होनी चाहिए ना। तो जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, युवा है तो युवा आयोग भी बनना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी समस्या को किसको बताता है? कमीशन जब बनाए जाते हैं तो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जब शासन प्रशासन सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आप कमीशन में जाइए। जैसे हमारे यहाँ एक नेशनल वुमेन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो एक सैद्धांतिक सिस्टम है। हम संगठन के रूप में पहले से काम कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले भारत यूथ कमीशन को लेकर चर्चा की, सरकार के पास रजिस्ट्रेशन की फाइल लगाई कि हम भारत के युवाओं को जोड़ेंगे। हमारा काम युवाओं को जोड़ने का है, हमको पार्टियों की इंटरनल विचारधारा पे काम नहीं करना। राष्ट्र जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। पूरे विश्व के हर राष्ट्र के लगभग सभी राष्ट्र की सरकारों के जितने भी सर्वोच्च पुरस्कार हैं वो भारत में आ चुके हैं। सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें विदेशों में थी बहुत सारी भारत में आ चुकी हैं। इंडिया गेट पे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लग चुकी है। देश के युवाओं को क्या बताएंगे हम कि देश में बलिदान किसका था? क्या देश मुगलों ने बनाया? क्या देश अंग्रेजों ने बनाया? जितना उन्होंने बनाया ठीक है, लेकिन उसके बाद आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? तो युवाओं के लिए अगर काम करना है, युवाओं के लिए सोचना है तो युवाओं को सोचना पड़ेगा। 80 साल का बुजुर्ग आदमी युवा की मेंटेलिटी से नहीं काम करता ना। यूथ को यूथ की जिम्मेदारी दे जानी चाहिए। अब वही चीज पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे अगर मान लीजिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने, पशुपति पारस जी ने मुझे अगर राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है तो मेरा काम क्या है? युवाओं को जोड़ना, राष्ट्र को राष्ट्र की बात बोलना, युवाओं को भारत सरकार की नीति, उनके जो प्रभाव है, उनकी जो कार्यशैली, मंत्रालय से सरकार की योजनाओं से जो फायदा ले सकते हैं उसका फायदा दिलवाना, उनके भविष्य में सुधार करना, उनको राष्ट्र के प्रति ये तय कराना कि राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है और हमें उसके साथ कैसे चलना है। एक समांतर रेखा है। एक आदमी जब निर्णय करता है, लीडरशिप करता है, एक छोटा सा भेड़ का झुंड होता है, उसमें एक भेड़ जो लीड कर रही थी सबसे आगे होती है, सब उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो राष्ट्र को एक लाइन पर खड़ा करना बहुत जरूरी है। जब हम राष्ट्र को एक लाइन पर खड़ा करेंगे तो सब एक साथ जुड़ेंगे।
राष्ट्र की तरफ सोचेंगे, दिमाग में कोई चीज़ नहीं आएगी, सब अच्छी अच्छी चीज़ आएंगी। हमें राष्ट्र की उत्पत्ति को देखना है, राष्ट्र के निर्णायक सिस्टम को देखना है और राष्ट्र के ऐसे व्यक्ति को देखना है। आज अगर कांग्रेस सरकार होती तो कनाडा ने किया खालिस्तानी के समर्थन में क्या हो रहा होता जी। अगर मान लीजिए कनाडा सरकार ने हमारे राजनयिक को बुला के ये बोला कि भी आप यहाँ से सामान बांध लीजिए, 2 घंटे बाद भारत सरकार ने कहा चलो जी तुम भी सामान बांध लो, तो सामान से सामान माना जा रहा है ना, तो जैसी करनी वैसी भरनी का रिवर्स तुरंत फायर हो रहा है। तो उससे क्या होगा, देश की गरिमा बढ़ती है, देश के लोग बढ़ते हैं। G20 दुनिया का इतना बड़ा आयोजन भारत में हो रहा है, किसको पसंद आएगा? इंडिया गठबंधन वालों को तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी की वाहवाही हो रही है। मोदी जी की वाहवाही क्यों ढूंढते हैं? देश की वाहवाही क्यों नहीं ढूंढ रहा कोई? भारत के राष्ट्र की वाहवाही क्यों नहीं ढूंढ रहे? प्रधानमंत्री की वाहवाही क्यों नहीं ढूंढ रहे? कांग्रेस में जितनी योजना है वो सब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब इन्हीं के नाम से है। मोदी जी के नाम से कितनी योजनाएं हैं देश में इस समय? जितनी भी योजना है प्रधानमंत्री के नाम से। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, राष्ट्र का व्यक्तित्व होता है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अगर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना है तो कोई प्रधानमंत्री आए कोई जाए वो हमेशा रहेगी। अब नरेंद्र मोदी जन कल्याणकारी योजना होगी तो फिर इसे कल मिटाया जाएगा। बिल्कुल सर। आप देश के युवाओं को किसी भी पार्टी के माध्यम से राष्ट्र के साथ जोड़ना सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य है। और मैं निजी रूप से मैंने पशुपति बालाजी से ये कहा कि हमारी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसकी मुख्यतः विचारधारा, हमारी पार्टी के सांसद हैं भाई प्रिंस पासवान जी, प्रिंस राज जी हैं, उनको भी मैंने यही कहा है कि हमको देश के युवाओं को संगठित करना है राष्ट्र की नीतियों के साथ। प्रथम राष्ट्र होता है, द्वितीय धर्म होता है, तृतीय पार्टी होती है। हम उस विचारधारा में नहीं होते हैं कि नहीं हमारा धर्म पहले राष्ट्र बाद में है। कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, और हम कितने लोग उसको मान रहे हैं? जो समाज में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारे काम अच्छे करते हैं, सब उसको मानते हैं। मन में कुछ और पेट में कुछ से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो इतना प्यारा संविधान हमको दिया, उसकी विचारधारा पे काम करना है। तो विचारधारा पे नेशन फर्स्ट होना चाहिए, रिलीजन सेकंड होना चाहिए और पार्टी थर्ड होनी चाहिए। मैं तो उनको भी कहा कि हम अगर इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे तो युवा जुड़ेंगे, युवा से राष्ट्र को शक्ति मिलेगी। हमको क्या देना है? आज हम धरती पे जन्म लिए हैं, भारत विश्व का ऐसा देश है इस पे देवताओं ने जन्म लिया, इस पे राम रहे, इस पे कृष्ण रहे, और आपको धन्यवाद सौभाग्य करना चाहिए, प्रभु की हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उस धरती पे जन्म मिला है। आप उस धरती पर अपना जीवन सफल नहीं कर पाए राष्ट्र निर्माण में, तो क्या फायदा उस धरती पे आने का? तो राष्ट्र की विचारधारा को जोड़ना, हमारे जाने के बाद हमें कितने लोग याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस देश में आपकी श्रद्धांजलि मनाई जाए तो आपको समाज में खड़ा होना पड़ता है, समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, समाज के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आम आदमी की अपनी कहानी है, सपा की अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। मुझसे राष्ट्र की कहानी की बात होती है, मैं राष्ट्र की कहानी की बात करता हूँ। मैं यादव हूँ तो मैं समाजवादी का आदमी नहीं हूँ, मैं यादव हूँ तो लालू जी की पार्टी का आदमी नहीं, मैं यादव हूँ भाजपा का आदमी नहीं, मैं राष्ट्र का आदमी हूँ। मेरा व्यक्तित्व राष्ट्र का व्यक्तित्व है, और मैं जिस पार्टी में हूँ उसकी विचारधारा पर मैं काम करूंगा, और इस विचारधारा से देश को जोड़ेंगे। देश को जोड़ेंगे, सिर्फ राष्ट्र के लिए जोड़ेंगे, निजी स्वार्थ के लिए बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए। लोग आज भी येलो कार्ड धारक है, हमारे घर में कोई राशन कार्ड नहीं है, हम कोई सब्सिडी नहीं लेते। आप अपना घर सुधारिए, राष्ट्र ऑटोमेटिक सुधरता है। सारी दुनिया को भाषण देंगे, अपने घर में सारे गलत काम करेंगे तो राष्ट्र को सुधारने का सिस्टम नहीं बनता है। जब हम उस येलो कार्ड की रेखा से ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हमें राशन कार्ड जमा करना चाहिए। अगर हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हमें सरकार की सब्सिडियां छोड़नी चाहिए। यहाँ तो लोग घर में ड्रम भर भर के सामान रख लेते हैं। अब तुम 8 लोग घर में नहीं कमाओगे तो मैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कमाना तो सबको मिलकर पड़ेगा। तो जब सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ता है ना। विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है। अपना किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है, अपना बैर सिर्फ राष्ट्र के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे है। राष्ट्र निर्माण में सब साथ आ जाए। मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव को बीजेपी ज्वाइन, सबको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए चाहिए कि 2 ही पार्टी होंगी, पक्ष और विपक्ष, तीसरी चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी बात मोदी सुन ले तो मेरे हिसाब से सब खत्म कर देनी चाहिए पार्टियां, सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सिस्टम पे बात होनी चाहिए। अब तुम अगर आज लड़े, तुम्हें पद नहीं मिला, तुमने नई पार्टी बना ली, तुम खड़े हो गए हम भी लड़ेंगे देश में, तो देश कहाँ जाएगा? आज माननीय मोदी जी जिस मंच पे खड़े थे राष्ट्र की बात करते, विश्व पटल पे खड़े होते राष्ट्र की बात करते। कहीं आपने बीजेपी का नाम सुना? राहुल गांधी जाके चाइना की बात करते विदेश में जाके। अरे नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से 1000 आपके संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच तो राष्ट्र का मंच, वहाँ भारत की बात होती है, भारत के साथ होती है। तो आप विश्व के मंच पे भारत की बात करिए। 2 भाई हैं, उनका परिवार में कोई भी झगड़ा हो वो दुनिया के सामने नहीं बताया जाता। आप क्या बताने की कोशिश करते हैं? हमेशा हमने जो कुछ लिया चाइना से लिया, आज क्यों नहीं ले रहे हम? मेक इन इंडिया की इतनी बड़ी पॉलिसी है, इतनी इतनी योजनाएं हैं, इतना रोजगार मिल रहा है, इतनी गारंटी रेट मिल रही है, इतनी इतनी पॉलिसी मिल रही है, इतनी इतनी स्कीम सरकार दे रही है, लोग लें तो सही।
जो लोग ले रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, वो राष्ट्र के साथ चल रहे हैं, मोदी जी के साथ चल रहे हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। जी। तो हमको जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो राष्ट्र की बात को नहीं महसूस कर रहे हैं, जिनको भविष्य नहीं दिख रहा है, हमको उनको साथ लाना है। और मैं तो पर्सनली सब लोगों के बीच में जाऊंगा, मिलूंगा, लोगों को समझाऊंगा, जोड़ूंगा, अपनी पार्टी से जोड़ेंगे, अपने संगठन को बड़ा करेंगे, और सब साथ मिलकर माननीय मंत्री जी के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में आगे बढ़ के सरकार का समर्थन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे सर, युवाओं के लिए सर आपका संदेश सर, हमारे चैनल पे बहुत ही अहम चीज है। देखिए, युवाओं को संदेश देना मतलब सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होता है। युवा सब जानता है, और युवा को अगर युवाओं को अपनी दिशा और दशा तय करनी है आने वाले समय में, अगर युवा चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी या भारत विश्व गुरु बने, या हमारी आने वाली पीढ़ी हमें पूरा विश्व भारत के उस स्वच्छ और उच्च नाम से जाने, तो युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि जो राजनीति की दुनिया है, इस दुनिया से बाहर निकल कर राष्ट्र के साथ चलना पड़ेगा। जब हम राष्ट्र के साथ चलेंगे, अपने निजी स्वार्थ छोड़कर हम राष्ट्र के साथ चलेंगे, तो राष्ट्र प्रगति की तरफ चलेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है उसके साथ चलिए, जो नहीं कर रहा उसके खिलाफ चलिए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं का देश भारत है। इसको बदलने की, इसको प्रभाव में ले जाने की, इसको विश्व पटल पर ले जाने की, विश्व गुरु बनाने की जो क्षमता है सिर्फ युवाओं में है, और युवा सब जानता है। और आज तो बहुत अच्छे से जान रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। G20 के आयोजन में बाकी सब कुछ भी युवाओं को समझा दिया कि देश का जो मैनेजिंग सिस्टम है कैसा होना चाहिए, देश का लीडर कैसा होना चाहिए, देश के लोग कैसे होने चाहिए, देश की व्यवस्था, देश का माहौल कैसा होना चाहिए। हमारा पूरे विश्व में पहली बार आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि चंद्रयान चंद्रमा पे लैंड करता है। कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा तो हमारे झंडे में है, तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा, और झंडे में चंदा ढूंढते हैं, हम चांद पे चंद्रयान पहुंचा रहे हैं। तो विचारधारा की बात है, किसने क्या पढ़ा है, किसने क्या समझा है। जो झंडे पर चांद पढ़ रहे हैं वो झंडे पे चांद की बात करते हैं, और जो चंद्रयान को चंद्रमा पे भेज कर काम कर रहे हैं वो उस प्रकार की बात करते हैं। आपके माध्यम से इस टीम को बधाई, प्रधानमंत्री को बधाई, और देश के युवाओं को सिर्फ एक ही बात, विचार करिए, संभल कर विचार करिए, राष्ट्र को लेकर विचार करिए, विचारधारा को लेकर विचार नहीं करिए, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए सर, और इसमें हमें सादर निवेदन है सर कि आप इसके बाद भी जो भी प्रोग्राम हो हम आपके साथ रहेंगे सर। जैसा कि आपने अभी सुना डॉक्टर संदेश यादव जी को, जो कि युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन भी है और हमारे राष्ट्र के लिए भी मार्गदर्शन है। मैं राजीव कुमार, G10 न्यूज़।